बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं जिससे पूरी जानकारी आपको हो सके। और आज भी बेहद ही खास विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। क्या विषय है आइए जान लेते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे पपीते के पौध की रोपाई और फसल की देखभाल। साथ ही बात होगी जैविक खेती से भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने की भी, कैसे आप बढ़ा सकते हैं, इस बारे में आपको हम जानकारी देंगे। और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1800113060, 1800113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं। इनसे भी हम आपका परिचय करा देते हैं। आपको बता दें हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जयप्रकाश जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं उद्यान विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर ए के शर्मा जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर शर्मा आपका भी। नमस्कार। तो जैसा हमने आपको बताया कि आज बेहद ही महत्वपूर्ण विषय हमारे, ना सिर्फ बात होगी पपीते की भी और उसके साथ साथ जैविक खेती को किस तरीके से हम अपना और ज़्यादा फ़ायदा उससे ले सकते हैं अपनी मृदा के लिए। लेकिन जब बात करते हैं पपीते की खेती की या उसकी रोपाई की बात की जाती है, उससे पहले पौध का जो समय है वो जानना बेहद ज़रूरी है। और अभी का जो समय है इसमें अगर हम बात करते हैं डॉक्टर जयप्रकाश, क्या अब एक उचित समय हम मान सकते हैं जो किसान पपीते की खेती करना चाहते हैं तो? हाँ, निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। खास करके जुलाई के आखिरी हफ्ते से लेकर 15 अगस्त तक का जो समय होता है, उत्तर भारत और मध्य भारत के लिए ये पौध तैयार करने का समय होता है। इसी समय हम इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस होता है जो जिसमें कीट पतंगे जो हानिकारक हैं वो अंदर नहीं घुस पाते, या पॉली हाउस का प्रयोग किया था क्योंकि बारिश वगैरह अधिक होती है वो भी नुकसान करती है। तो पौध तैयार करने का सबसे अच्छा समय है। और इसके बाद इसके 50 से 60 दिन के बाद हम रोपाई के लिए जाएंगे, जो 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच का समय होता है, खास करके उत्तर भारत, पूर्व के कुछ हिस्से और थोड़ा पश्चिम भारत के हिस्से में। जी, तो पहले गुणवत्तापूर्ण जो पौध है हमारी देखिए वो तैयार होगी, उसके करीब 50 से 60 दिन बाद जो रोपाई का काम है वो किया जाता है। लेकिन इस दौरान किस तरह की आपको सावधानी रखनी होगी या किस तरह का प्रबंधन आवश्यक होता है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी आ जाएंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। पपीते का उपयोग कच्चे और पके दोनों ही रूपों में किया जा सकता है। इसका आर्थिक महत्व ताजे फलों के अतिरिक्त पपेन के कारण भी है, जिसका उपयोग बहुत से औद्योगिक कामों जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा उद्योग आदि में होता है। पपीते के पौधों की रुपाई करने के लिए खेत को अच्छी तरह से तैयार करके गड्ढे बनाएं। गड्ढों को खोदकर 15 दिनों के लिए खुला छोड़ दें। अधिक तापमान और धूप से मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीड़े मकोड़े, रोगाणु आदि नष्ट हो जाते हैं। पौधे लगाने के बाद गड्ढे को मिट्टी और गोबर की खाद में कीटनाशक मिलाकर इस तरह भरें कि वो जमीन से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचा रहे। साथ ही पपीते की अच्छी फसल के लिए देखभाल भी जरूरी है। पपीते के पौधों पर फूल आने के समय 2 मिलीलीटर सूक्ष्म तत्वों को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। पनामा विल्ट की रोकथाम के लिए समय रहते उचित उपाय करें। पपीते के पौधों पर कॉलर रॉट के प्रकोप में पौधे सीधे जमीन की सतह से ठीक ऊपर गलकर गिर जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए पौधशाला में पौधों पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। खेत में जल भराव न होने दें। इस तरह पपीते की उचित देखभाल और समसामयिक कार्य करके अच्छी पैदावार ली जा सकती है। तो जाना आपने कैसे आप अच्छी जो
उत्पादन है फलों का वो ले सकते हैं, पपीते के फलों की अगर बात की जाए, लेकिन इसके साथ साथ प्रबंधन अपनाना बेहद ज़रूरी। इस बारे में और आगे हम बात करेंगे। भाई ये रुख कर लेते हैं डॉक्टर ए.के. शर्मा जी का भी। डॉक्टर शर्मा, जानना चाहेंगे आपसे, जैविक खेती की जब हम बात करते हैं और उसके साथ साथ भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने की बात की जाती है, किस तरीके से दोनों परस्पर एक किसान को फायदा पहुंचा सकते हैं? देखिए, जैविक खेती जो है वो वैसे ही लागत कम करने का एक उपाय है जी। और भूमि की उत्पादकता का मतलब ये होता है कि आप जो भी आपके पास साधन है वो कम साधनों में आप अधिक से अधिक उपज ले सकें। भूमि में इतनी ताकत आ जाए जी, चाहे वो पानी रोकने की हो या उर्वरता हो, तो ये दोनों चीजें जब जिसमें भूमि में होंगी उसमें आपको लागत कम आएगी। आपको तो जो भी आपके आदान हैं आपके पास, खाद, बीज और जो भी और पानी, उनको कम उपयोग करके आप किस तरह से अधिक उत्पादन ले सकते हैं, तो वो चीज हम जैविक खेती से बढ़ा सकते हैं भूमि की जी। ये बताना चाह रहा था जी। बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण। देखिए किस तरीके से जैविक खेती को अपनाकर आप अपनी लागत को कम कर सकते हैं, मुनाफे को बढ़ा सकते हैं और उसके साथ साथ जो भूमि की उपजाऊ क्षमता है उसमें भी इजाफा कर सकते हैं। किस तरीके से ये हो पाएगा, इस बारे में विस्तार से हम जानेंगे डॉक्टर शर्मा से, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। खेती के लिए भूमि की उपजाऊ क्षमता का अच्छा होना जरूरी है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए जैविक खेती करना अच्छा रहता है। किसानों के बीच जैविक खेती काफी लोकप्रिय भी हो रही है। जैविक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों और रासायनिक खरपतवार नाशियों की बजाय जैविक खाद, केचुआ खाद, हरी खाद, जीवाणुओं के टीके, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, समेकित कीट प्रबंधन और मिश्रित खेती के उपयोग पर जोर दिया जाता है। जैविक खेती करने से न सिर्फ भूमि की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है, बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता। साथ ही जैविक खेती करने से भूमि की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है और भूमि से पानी का वाष्पीकरण भी कम होता है। इसके अलावा कृषि लागत घटने और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ने से किसान को अधिक लाभ भी मिलता है। जैविक खेती करने से भूमि की उपजाऊ क्षमता तो बढ़ती ही है, साथ ही सिंचाई अंतराल में भी वृद्धि होती है। इनके साथ ही जैविक खेती करने से रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है और फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसके अलावा देश में आज भी अधिकतर खेती बारिश पर ही निर्भर है और वर्षा आधारित क्षेत्रों में जैविक खेती और भी अधिक फायदेमंद है। जैविक खेती के लिए भूमि में जीवांश जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जैव उर्वरक और हरी खाद का उपयोग किया जाना आवश्यक है। तो जाना आपने क्या फ़ायदा आपको मिल सकता है जैविक खेती करके। और आपको बता दें हमारी फ़ोन लाइन्स खुल चुकी हैं। लगातार जो दर्शक हैं वो अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल पहले जो दर्शक हैं झालावाड़ राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। सुदेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो, राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं जी। आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप कृपया बंद कर दें। जी सर। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर, हमारे पपीते को तो 2 महीने से लगाए हुए लेकिन ग्रोथ नहीं कर रहा, वो बढ़वार नहीं हो पा रही है। आपने कौन सी प्रजाति लगाई है? पपीते को लगाए हुए 2 महीने हो चुके हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर जयप्रकाश, आप कुछ और जानकारी लेना चाहेंगे? मेरे हिसाब से इन्होंने थोड़ा, मुझे लगता है कि शायद जून में रोपाई करी है। जून में रोपाई नहीं करना चाहिए। या तो हम फरवरी मार्च तक रोपाई कर सकते हैं, मार्च के महीने में, या फिर सितंबर के महीने में रोपाई करें तो बेहतर होगा, क्योंकि जून में थोड़ा इस बार बारिश भी लेट रही है। और दूसरा, आपने कोई उसमें कार्बनिक खाद या फर्टिलाइजर कुछ डाला है? सर, उसमें हमने डीएपी गोबर खाद डाली थी। ठीक है जी। तो थोड़ी सी बारिश जैसे ही कम होगी, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में काफ़ी बारिश हुई है, जैसे ही कम होगी बढ़वार लेगा। इस बीच आप ये करें कि अगर आपको कहीं नीम का तेल मिल जाए, उससे बढ़वार नहीं बढ़ेगी, लेकिन इस वक्त वायरस या उसको फैलाने वाले जो सफ़ेद मक्खी होती हैं या दूसरे वायरस जो माहू से फैलते हैं, उनका प्रकोप अधिक हो जाता है। तो एक तो उसको कर लें। साथ ही साथ आप देखेंगे कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं, जिसमें चूँकि वो निजी कंपनियों के हैं, उनका हम नाम नहीं बोल सकते आपको, उसमें ह्यूमिक एसिड होता है जी। उसको साथ में लेके स्प्रे करें तो उसमें नाइट्रोजन भी लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसका स्प्रे करें, छिड़काव करें
8 से 10 दिन के अंतराल पे 2-3 बार करें, क्योंकि बारिश के मौसम में कई बार छिड़काव करने का समय नहीं मिल पाता कि बारिश होती रहती है, आप करके आए बारिश हो गई तो असर कम हो जाता है। ये करें तो निश्चित रूप से बढ़वार होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपने शायद ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया होगा जब आपने रोपाई करी थी। अगर नहीं करा होगा तो अभी भी थोड़ा जड़ क्षेत्र में कर सकते हैं, लेकिन ये तभी कर पाएंगे जब थोड़ा नमी कम होगी, थोड़ा सा भूमि सूखेगी उसके आसपास की, तभी आप गोबर की खाद के साथ एक पौधे में लगभग 15 से 20 ग्राम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें तो थोड़ी सी जड़ की एक्टिविटी बढ़ेगी। और ध्यान रखिएगा पानी उसके आसपास ना रुकने पाए। जी बिल्कुल, देखिए इस बात का ख्याल आपको रखना होगा लगातार, क्योंकि बारिश की स्थिति हमने देखी है देश के अलग अलग हिस्सों में, और ऐसे में जो पानी अगर इसका जमाव हो जाता है, पानी रुक जाता है तो फसल को काफ़ी हानि पहुंचाता है, आपका जो उत्पादन है वो सीधे तौर पर प्रभावित होता है। और ऐसे में आवश्यक यही कि जो कृषि कार्य हैं वो भी आप देख समझ के करें, मौसम को हमेशा ध्यान में रखें। साथ ही यहाँ डॉक्टर शर्मा आपसे भी हम जानना चाहेंगे, अभी का जो समय है जो किसान इस सोच में रहते हैं कि अब उन्हें जैविक खेती की तरफ बढ़ना है, उनको आप पहले क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरीके से पहला कदम वो बढ़ा सकते हैं? देखिए, जैविक खेती का सबसे पहला कदम होता है कि आप अच्छी खाद बनाएं जी। और अच्छी खाद का मतलब ये है कि अभी अपने लगभग उत्तर भारत या आप समझ लीजिए पूरे भारत में ही हम गोबर को धूप में छोड़ देते हैं, उसकी ढेरी बन जाती है, जब वो सूख जाती है तो खेत में डाल देते हैं जी। वो बहुत ही गलत तरीका खाद डालने का है। उससे खरपतवार बढ़ते हैं, उससे दीमक बढ़ती है, और उससे जो एक नाइट्रोजन और कार्बन का रेशो होता है खाद में वो भी संतुलित नहीं होता है, तो वो खाद जो है वो भूमि में जाते ही फसल को पीला कर देती है जी। तो सबसे पहला कदम तो यही है कि एक उचित ढंग से हमारी चाहे गड्ढे में खाद बनाएं, चाहे आप केंचुए से खाद बनाएं, लेकिन अच्छी खाद बनाना जैविक खेती का पहला, और उसका उपयोग करना सही समय पर सही जगह पे, तो वो सबसे पहला कदम है। डॉक्टर शर्मा, क्या अभी जो किसान है वो हरी खाद के तौर पर अगर हम बात करते हैं ढैंचा या जो दूसरी फसलें उनको भी ले सकते हैं अभी? हाँ, जिनको अक्सर ऐसा कहा जाता है कि भाई गेहूं की उपज जैविक खेती में कम होती है, तो ये जो इस समय ढैंचा और सनई लेने का बड़ा अच्छा समय है, क्योंकि उसमें 45 दिन का समय लगता है और उसके बाद 15-20 दिन सड़ने में लगता है। तो ढैंचा या सनई, या जहाँ पानी कम है वहाँ कुछ दलहनी फसलें जैसे ग्वार है या चवला है, इनको भी ले सकते हैं साथ में जी। तो यानी अलग अलग विकल्प जो हैं वो किसानों के पास हैं, आपको चयन बस देख के करना होगा। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं बेगूसराय बिहार से। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। यस सर। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। यस सर, मेरा सवाल था कि सर पहले तो मैं ऑर्गेनिक मतलब मेथड से जैविक खेती के मदद से सर मैं अपना सब्जी की खेती जो होती है सर, सब्जियों की खेती, हाँ। उसको स्टार्ट करने से पहले, उसके मतलब बुआई करने से पहले सर जो भी मतलब जैविक प्रक्रिया क्या होती है सर, उसके बारे में बता दें। और सर मेरा दूसरा सवाल है कि सर जो मेरा इलाका है, मैं यहाँ पे मतलब एरिया में पपीता का खेती होता था सर, स्टार्टिंग के 2-3 सीजन में हुआ सर, बट आफ्टर दैट जब हम फसल लगाते हैं और पेड़ बड़े होते हैं, उसमें फल निकलते हैं, आफ्टर दैट सर होता क्या है कि उसका जो पेड़ के ऊपर का जो भाग होता है वो गल के गिर जाता है सर। इसका रीजन अभी तक पता नहीं चल पाया। मैं बहुत सारे केवीके गया और बहुत जगह मतलब जानने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसा क्यों है, या फिर कुछ ऐसा भी हो कि कहीं इसके मतलब वेराइटी पे डिपेंड करता होगा मेरे एरिया के अकॉर्डिंग। तो सर प्लीज मुझे इस बारे में हेल्प करें। जी बिल्कुल, चलिए पहले पपीते की जो आप समस्या बता रहे हैं उसका जवाब हम ले लेते हैं। गोपाल जी, ये ऊपर से सड़ के गिर रहा है, नीचे से सड़ के गिर रहा है? ऊपर से सर, ऊपर से जो उसका पार्ट होता है ऊपर का वही सर गल जाता है। ठीक है, ये ज्यादातर पौधों में हो रहा है या कुछ पौधों में, बताइएगा? नहीं सर, अक्सर यदि हम 100 पौधे लगाते हैं तो लगभग 75 पौधे ऐसे गिर जाते हैं, 25 ही पौधे सक्सेस हो पाते हैं सर। अच्छा, और पहले ठीक हो रहा था? हाँ, चूंकि ये एक ऐसी समस्या है जो थोड़ी सी नई लग रही है स्वभाव में। सामान्य रूप से एक इधर ब्राजील और मेक्सिको के क्षेत्र में वायरस होता है जी, उसके नेक्रोटिक वायरस कहते हैं उसको, उसके चलते हमने भी ऑब्जर्व किया है कि कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं होता कि 100 में से 75 हो जाएगा। 100 में से आपको 5, 4, 10 ऐसे पौधे मिलेंगे जो ऊपर से सूखना शुरू होगा, फिर वहीं से वो सड़ के गिरता है जी। ऐसा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5% तक हम मान सकते हैं। मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा कि अगर इसके कुछ फोटोग्राफ्स आपके पास हैं तो आप जो हेलो किसान का
जीमेल का आईडी है, उस पर भी आप भेज दें तो अच्छा होगा। बाद में मेरे पास आ जाएगी तो उससे मदद मिलेगी कि वो समस्या वायरस की है जिसका मैं शक कर रहा हूँ, नेक्रोटिक वायरस। और फोटो भेजें तो जरूर भेजें कि ऊपर में कैसा, शुरुआत में कैसा लक्षण था और बाद में कैसा था, यानी लक्षण जो है वो और अच्छे से पहचान में आ सकें और आपकी समस्या का हल हो सके, जैसा कि जीमेल आईडी का डॉक्टर साहब ने तभी इसके बारे में कोई समाधान आपको बता पाऊंगा। जी, समस्या थोड़ा का जो स्वभाव है वो थोड़ा नया लग रहा है। जी, साथ ही डॉक्टर शर्मा आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जो किसान सब्जियों की खेती करते हैं, जैविक रूप से उसे करना चाह रहे हैं, उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? हाँ, सब्जियों में थोड़ा सा जैविक खेती में ज्यादा तकनीकें अपनानी पड़ती हैं। जी, तो सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, उनकी खाद की जो मांग है वो भी काफी ज्यादा होती है। तो जो हम नॉर्मल फसल में खाद देते हैं उससे लगभग दुगनी खाद देनी पड़ती है। जी, और अगर सब्जियों में वो वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं तो उनको ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में जो उपलब्ध पोषक तत्व हैं वो ज्यादा होते हैं। जी, दूसरी चीज, इनका ट्राइकोडर्मा से उपचारित करके ही बीज को बोएं। हमेशा ये ध्यान रखें, क्योंकि वो जड़ गलन या जो रोग होते हैं जड़ों में वो सब्जियों में ज्यादा होते हैं। जी। और तीसरी चीज, समय समय पे उस पे नीम तेल और जो अपना ये गोमूत्र और छाछ का जो स्प्रे होता है वो अवश्य करते रहें। और एक चौथी चीज और है कि आप जितने भी जो लट लगती हैं या कोई ऐसी फल मक्खी लगती हैं और कई सारे और कीटों के लिए भी एक फेरोमोन ट्रैप्स आते हैं, वो जरूर लगाएं। तो ये सब चीज आप जब करेंगे तो आपको सब्जी में आपकी जैविक खेती सफल होगी। जी बिल्कुल। तो देखिए कितने माध्यम आपके पास हैं, शुरुआत बस आपको करनी होगी और ये शुरुआत हो भी चुकी है। लगातार जो दर्शक हैं वो जानने को इच्छुक भी हैं। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं पपीते की पौध की रोपाई और इस फसल की देखभाल, साथ ही जैविक खेती को अपनाकर कैसे आप भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा सकते हैं। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। फिलहाल मोतीलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं झारखंड से। बहुत बहुत स्वागत मोतीलाल जी, आपका क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे पहले अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर लें। अपने टीवी की आवाज को आप बंद कर लीजिए पहले, इससे आपकी आवाज को हम और अच्छे ढंग से सुन सकेंगे। आपसे गुजारिश करना चाहेंगे पहले अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर लें। जी, आप सवाल कर सकते हैं अपना। हेलो जी, कह रहे हैं पपीता मैं लगाया हूँ वो मर जा रहा है। जी, कितने दिन बाद ऐसी स्थिति आ रही है? कितनी अवधि के बाद आप देख पा रहे हैं ऐसी स्थिति? कब लगाया था और कब लगाए हैं? 6 महीना हो गया। जी, क्या नीचे से सड़ रहा है क्या? हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि आप झारखंड में हैं और पूर्वी भारत में बारिश ज़्यादा होती है और सीजन भी लंबा होता है। हाँ, तो कोशिश ये कीजिए कि जो मिट्टी है वो आसपास की मिट्टी पे हल्की सी घास, सूखी घास डाल दीजिए। और अगर पौधा में नीचे सड़न हो रही है, उसको हम जड़ सड़न भी कहते हैं, फुट रॉट भी कहते हैं, तो उस पे अगर आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिल जाएगा, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा फफूंदनाशी है, आसानी से मिल जाता है, अलग अलग कंपनियों का है। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के नाम पे मांगेंगे तो मिल जाएगा। आप उसका पेस्ट बना के, जैसे पेस्ट करा के वो तने के सहारे पूरा किनारे किनारे लगा दीजिए नीचे में। ठीक है, जितने भी पौधे आपके हैं
जब भी ज़्यादा बारिश होगी ये समस्या आएगी। और समस्या ऐसे आती है कि चूँकि पीथियम और फाइटोप्थोरा जो फफूंद है वो मिट्टी में रहता है, और जब नमी बढ़ जाती है और आपकी बारिश की बूंदें नीचे गिरती हैं तो मिट्टी उछल करके तने पर जाती है तो इसके जरिए वो फफूंद वहाँ सक्रिय हो जाता है और बाद में वहाँ से सड़ के पौधा कमज़ोर होकर गिर जाता है। तो वहाँ पे इस फफूंदनाशी का प्रयोग करें। और जैसा कि अभी कार्यक्रम में देख रहे होंगे कि डॉक्टर शर्मा भी बता रहे हैं कि जैविक खेती का, जिसमें ट्राइकोडर्मा का प्रयोग बहुत ज़रूरी है और अच्छी सड़ी हुई खाद का प्रयोग ज़रूरी है। ट्राइकोडर्मा जैसा जो ये भी फफूंद है, लेकिन जो मृदा जनित रोग हैं उनको फफूंद रोग खास करके उनसे बचाने में काफ़ी मदद करता है। तो इनका प्रयोग तो खैर अब नहीं हो सकता, 6 महीने की फसल है, लेकिन आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट बना के, जैसे मोजा नहीं पहनाते नीचे में, वैसा कर दीजिए तो निश्चित रूप से आपके जो बचे हुए पौधे हैं वो बच जाएंगे और जो कमज़ोर भी हो गए हैं, जिनका ऊपर में सड़ गया वो अंदर से बच जाएंगे। जी बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी। देखिए किस तरह की सावधानी आपको अपनानी चाहिए, किस तरह का प्रबंधन आपको करना चाहिए, जिससे आपकी जो फसल है उसमें अगर किसी तरह का नुकसान आपको नज़र आ रहा है तो उस नुकसान को आप रोक सकें और उसको मुनाफे में तब्दील कर सकें। साथ ही डॉक्टर जयप्रकाश, अगर अभी जिस तरह का मौसम चल रहा है और जैसा कि जो दर्शक हैं हमारे वो लगातार अपनी समस्या बता रहे हैं, फिलहाल एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, इनका सवाल भी ले लेते हैं जल्दी से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? सर ये पपीता की खेती होती है, करना है तो शाहजहाँपुर में होगी कि नहीं होगी? उसमें खेत में थोड़ा पानी भरा रहता है, अभी ज्यादा तो नहीं रहता है मगर मोटी जमीन है। जी, शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश से संतोष जी, शाहजहाँपुर मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। यहाँ आपको रामपुर से आगे जाएंगे तो शाहजहाँपुर वो वाला है। शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश से आप जुड़े हैं संतोष जी हमारे साथ? मध्य प्रदेश ही होगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक सबसे प्राथमिक आवश्यकता होती है, आपके लिए भी जानकारी है, बाकी सभी दर्शकों के लिए, कि जिस भी खेत में आप पपीता लगा रहे हैं वहाँ पर पानी 4 से 6 घंटे के लिए भी नहीं रुकना चाहिए। अगर मान लो रात भर के लिए रुकता है, 10 घंटे के लिए रुकता है, तो फिर आप मेड़ बना के ऊपर में आप खेती कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे खेतों से बचिए। बाद में अभी जो किसान दूसरी समस्याएं बता रहे थे कि मेरे पौधे सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, जब भी बारिश का मौसम आएगा आपके तना गलन और जड़ सड़न, ये रोग बहुत तेजी से फैलेगा, फिर आपको संभालना मुश्किल होगा। इसलिए ऐसा खेत चुने, आपके पास वो खेत हो जिसमें थोड़ा ऊंचाई पे हो, पानी रुकता ना हो बारिश का, और थोड़ा बहुत रुकता है तो आप मेड़ बना के थोड़ा ऊंचा उस पर खेती कर सकते हैं। यानी पानी की निकासी बेहतर ढंग से होगी तो आप अच्छे तरीके से देखिए पपीते की खेती कर पाएंगे। साथ ही डॉक्टर ए.के. शर्मा, आपसे मैं जानना चाहेंगे, क्योंकि जैविक खेती की जब बात की जाती है तो इसकी शुरुआत आपने बताई कैसे हमारे किसान कर सकते हैं, लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए कितना आवश्यक है कि किसान जो हैं इस तरफ अपना रुख करें? देखिए अभी 2 तरह की समस्याएं आ रही हैं। एक तो ये है कि जो मृदा में पोषक तत्व हैं, क्योंकि रसायनों का बहुत ज्यादा प्रयोग करा है, यूरिया, डीएपी वगैरह का, फास्फोरस का, तो कुल 2-3 रसायनों का, 2-3 उर्वरकों का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। तो उससे हमारे जो सूक्ष्म तत्व हैं, जैसे जिंक है, जस्ता है, लोहा है, या बोरोन है, या मोलिब्डेनम है, इनका जो अनुपात है वो बिगड़ गया है, मतलब उनकी कमी हो रही है काफी। तो एक तरफ तो मृदा में जो हमारे पोषक तत्व हैं उनका बैलेंस भी खराब हो गया है और वो उनकी कईयों की उपलब्धता भी कम हो गई है। और दूसरा कारण ये है कि जो हमने कई सारे उसमें मृदा में हमने जो केमिकल डाले, तो जो मृदा के अंदर जो सूक्ष्म जीव थे मिट्टी के अंदर, उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। तो मिट्टी में जो पोषक तत्व उपलब्ध कराने का एक बहुत बड़ा काम ये सूक्ष्म जीव करते हैं, वो नहीं हो पा रहा है। तो जो अगर उपलब्ध है भी, मान लो फास्फोरस आपने डाल दिया खेत में, वो जम जाएगा उसमें, मतलब फिक्स हो जाता है, उसको हमारी भाषा में कहते हैं तो। लेकिन उसको उपलब्ध कराने के लिए फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं। अगर वहाँ केमिकल पड़े हुए हैं बहुत सारे पहले से, कोई फफूंदनाशक, कोई बैक्टीरिया नाशक, तो वो सब खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए दूसरा कारण ये हो गया। अब तीसरा कारण ये हो गया कि जो रसायनों के डालने से भूमि की जो जल रोकने की ताकत है, जिसको हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं, वो बहुत कम होती जा रही है। अब आने वाले समय में बरसात जो है वो, जैसा सभी जानते हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो भूमि के ऊपर
अगर एक साथ बहुत सारी बरसात आ गई तो वो बह जाएगी। अगर बहुत दिनों तक बरसात नहीं आई तो भूमि के अंदर पानी रोकने की क्षमता नहीं है, तो वो पौधे जल्दी मरने लगेंगे सूख के। जी। तो जल धारण क्षमता भी बहुत कम हो रही है। कुल मिला के जो भूमि का एक पूरी उत्पादकता तंत्र था वो हमारा बहुत डिस्टर्ब हो गया, बहुत उसमें गिरावट आ गई है जी। इसलिए अब उसको सुधारने के लिए जैविक खेती बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, एक कारगर विकल्प जैविक खेती, जिसके बारे में लगातार डॉक्टर शर्मा हमें यहाँ बता रहे हैं कि आखिर हमें इस तरह की परिस्थितियाँ हमारे सामने हैं उसमें क्यों आवश्यक है इसको हमें अपनाना, और साथ ही जो किसान पपीते की खेती कर रहे हैं उस बारे में डॉक्टर जयप्रकाश लगातार जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर जयप्रकाश, यहाँ जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जिस तरीके से जो अलग अलग सवाल हमारे जो दर्शक पूछते हैं, कहीं ना कहीं एक समस्या ज़्यादा तौर पर रहती है कि जड़ गलन की आती है। क्या पहले से ही इस बात का ख्याल किसानों को रखना चाहिए कि पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि जब हम इसकी खेती करने का सोच रहे हैं उसी समय हमें ऐसे खेत का चुनाव करना चाहिए जिसमें जल निकास की उत्तम व्यवस्था, इवन पानी ना रुकता हो। हम कई बार ये अपने कार्यशाला वगैरह में ट्रेनिंग में कहते भी हैं किसानों से कि अगर आपके खेत में 8 घंटे पानी रुक गया पपीते के किसी भी खेत में, तो आपको अगले दिन खेत में जाने की जरूरत नहीं है, आप अगली फसल की तैयारी कीजिए जी। इतनी सेंसिटिविटी है, कहने का मतलब है। तो ऐसे में जब भी कोई खेत चुने तो वो थोड़ा ऊंचा खेत हो जिसमें पानी रुके ना, निकल जाए जी। मिट्टी ऐसी बहुत हैवी ना हो कि बहुत ज्यादा वाटर रिटेंशन। मतलब एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, इनका सवाल भी लेते हैं जल्दी से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो कैलाश जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ सर जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ हेलो हेलो नमस्कार सर। नमस्कार कैलाश जी। सर हमारे वो पपीता के वो फल नहीं बनते, फल नहीं बन रहे हैं? हाँ, फल नहीं बनते, वो छोटा सा होके गिर जाता है, नीचे पड़ जाता है जी। कितने पौधे हैं आपके पास? हमारे पास है 100 पौधे हैं। कौन सी प्रजाति है? ताइवान का। ताइवान है, ठीक है। हाँ, कब आपने रोपाई की थी? रोपाई तो हो गया ना, 6-7 महीना हो गया। ठीक है, वही मार्च। हाँ, छोटा छोटा बन पाता, समझ गया, फरवरी या मार्च की रोपाई होगी ये। हाँ ठीक है। अब इसमें होता है कि 2 तरह के पौधे होते हैं, जैसा आप प्रजाति का जिक्र कर रहे हैं, उसमें एक उभयलिंगी पौधा होता है, एक मादा पौधा होता है। उभयलिंगी पौधा जब भी हम उत्तर भारत या पश्चिम भारत के हिस्सों में उगाते हैं जहाँ रात और दिन का तापक्रम काफ़ी अंतर होता है, 10 डिग्री से अधिक का अंतर होता है जी। वैसे में होता क्या है कि उभयलिंगी जो पौधा होता है उसमें फल भी लगते हैं और नर फूल भी आता है, इसीलिए उभयलिंगी है। उसी जो नर का हिस्सा होता है उभयलिंगी पौधे में, उसी से परागण की प्रक्रिया पूरी होती है, उसकी अपनी भी और जो मादा पौधे आपके पास हैं उनकी भी। होता क्या है कि जब तापक्रम का ये अंतर होता है तो उसमें जो नर का हिस्सा होता है वो इनफर्टाइल हो जाता है, मतलब उसकी वाइबिलिटी नहीं होती है, वो परागण या निषेचन की प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम नहीं होता, जिसके चलते फल लगते नहीं है। ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पर थोड़ा इन्फेक्शन भी होता है जी। तो इसका 2 तरीका बता रहा हूँ जिससे आपकी ये समस्या कम हो जाएगी। एक ये है कि अगर आपको कहीं ऑक्सिन मिल जाए, ऑक्सिन हार्मोन मिल जाए, तो क्योंकि उसके ट्रेड नेम है वो हम मजबूरी है इस पर बोल नहीं सकते आपको उनका प्रयोग करें, ऑक्सिन हार्मोन होता है, अन्य हार्मोन मिल जाए तो उसका 100 ppm का स्प्रे कीजिए। बारिश का सीजन है इसलिए आपको ज़्यादा की डोज बता रहा हूँ कि 100 ppm का प्रयोग कीजिए। अगर वो नहीं मिलता है तो आप पोटेशियम नाइट्रेट ले लीजिए, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो आप 15 ग्राम पर लीटर, 15 ग्राम 1 लीटर जल में घोल के छिड़काव कीजिए। साथ में जो सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं जिसमें जिंक हो, बोरान हो, मोलिब्डेनम हो, जिसका अभी शर्मा जी भी जिक्र कर रहे थे, इन सब की कमी है आजकल की मिट्टी में, उसको ले लें। उसके मतलब व्यापारिक स्वरूप भी बाजार में उपलब्ध हैं जो 2.5 मिलीलीटर की मात्रा को 1 लीटर जल में घोल के छिड़काव कर सकते हैं। उसको आप 10 से 12 दिन के अंतराल पे छिड़काव करें और इसके साथ में आप बॉबिस्टीन एक फफूंदनाशी ले लें ताकि बारिश के सीजन में जो पेटल्स और उसके जो स्टिग्मा होता है वहाँ से इन्फेक्शन आता है कई बार ज़्यादा ह्यूमिडिटी के चलते, तो उससे भी रोक मिलेगी। तो आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन में आपको फल लगने शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए जो समस्या है वो
किस तरीके से आपकी खत्म हो सकती है, और ना सिर्फ ये जानकारी आपके पास तक रहेगी बल्कि और भी जो किसान हैं जो आपसे जुड़े होंगे उन तक भी ये जानकारी पहुँचे, जिससे जो समस्या चली आ रही है वो खत्म हो सके और आपको पपीते की खेती के ज़रिए और ज़्यादा लाभ मिल सके। इसलिए ज़रूरी यही कि आप इन तमाम जो कदम यहाँ डॉक्टर साहब ने बताएं इनको ज़रूर अपनाएं। साथ ही डॉक्टर ए के शर्मा, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जब भूमि में सुधार की हम बात करते हैं जैविक खेती के ज़रिए, और आपने बताया कि जिस तरीके से मृदा का जो कटाव है उसको रोकने में भी सक्षम मान सकते हैं जैविक खेती को, लेकिन आज के समय में एक किसान के लिए, क्योंकि अगर पहले से उन्होंने खेती की है जिसमें रसायन का भी इस्तेमाल हुआ, उनके लिए क्या किस तरह की चुनौतियाँ आ सकती हैं जैविक खेती को करने में? हाँ, उनके लिए जो सबसे बड़ी चुनौती तो यही आती है क्योंकि उनके पास या तो इतनी मात्रा में गोबर उपलब्ध नहीं होता है, या उनके पास पशु कम होते हैं, या तीसरी चीज ये आती है कि अगर वो अचानक जैविक पर आ जाते हैं तो उनकी उपज कम होती है जी, और उसी वजह से शायद किसान आगे बढ़ना नहीं चाहता। लेकिन क्या इसका समाधान है? हाँ, समाधान ये है कि जो मतलब हम धीरे धीरे अगर किसी को अपनाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाता है जी। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आप आज 100 किलो यूरिया डाल रहे हैं तो एक साल आप 25 किलो कम करिए, उसकी जगह उतना आप जैविक खाद डालिए, दूसरे साल 50 किलो कम करिए, फिर जैविक खाद उतना बढ़ाइए, तीसरी साल 75 किलो करिए, वो उसको कम करिए, मतलब सिर्फ 25 किलो ही डालिए और उतनी जैविक खाद बढ़ाइए। तो 3 या 4 साल में वो सिस्टम जो है धीरे धीरे जो है वो जैविक पे आ जाता है बिना किसी उपज में कम के, और इतने दिनों में किसान के पास खुद भी एक इंतजाम कर लेते हैं कि वो कुछ पशु ले लेते हैं या वो कहीं से अपना गोबर खाद, अच्छा खाद बनाना शुरू कर देते हैं, कंपोस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे करने से कभी भी इस जैविक खेती पे आने में कभी कोई समस्या नहीं आती जी। यानी अगर लंबी छलांग लगानी है तो 2 कदम पीछे आना ही पड़ेगा, और उसके लिए जैसा आपने बताया कि जरूरी यही कि किसान हमेशा इस बात का ख्याल रखें जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो कौन सी सावधानी आपको रखनी है और किस तरीके से आप जैविक खेती के लिए आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही डॉक्टर जयप्रकाश, जानना चाहेंगे आपसे, जो हमारे पपीते की फसल है, अभी जैसा समय आपने बताया कि जो पौध की तैयारी की बात आपने कही, क्या इस दौरान भी कुछ किस तरह की जो कुछ बीमारियां हैं वो नजर आती हैं हमें? निश्चित रूप से, इसीलिए आपने देखा कि जितने भी सवाल अभी तक आए उसमें से आधे से अधिक सवाल बीमारियों या समस्याओं से हैं जी। क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि जब हम लोग पहले बात कर रहे थे कि इनको बचने का क्या तरीका, पहली कोशिश करें कि पानी ना रुके, दूसरी कोशिश है कि जब हम नर्सरी तैयार करते हैं तो नर्सरी के समय ही आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें जी। जो गोबर की खाद प्रयोग करें वो बिल्कुल सड़ी हुई हो, अधकच्ची। अगर आप बर्मी कंपोस्ट भी लेते हैं कहीं से, बाजार से लेते हैं, तो ये पता करें कि वो किससे बनी है जी, क्योंकि कुछ में केमिकल भी आता है साथ में, या जैसे आप यूकलिप्टस का पत्ता है, आम का पत्ता है, ये कुछ पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और पपीते के लिए शायद उतने अच्छे नहीं होते हैं। आम का पत्ता खुद आम के लिए भी कई बार अच्छा नहीं होता है जी। तो इस तरह की भी कॉम्बिनेशन देखने, इसीलिए अगर अपने घर पे बनाई हुई, अपने फार्म पर बनाई हुई सड़ी गोबर की खाद हो तो वो सबसे अच्छा है, उसका प्रयोग करें। उसके साथ में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें जी। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें नर्सरी में ही। जब आप बनाते हैं तो 1000 पौधा अगर आपको बनाना है, पॉली बैग में बनाना है या प्रोट्रेज में बनाना है, तो उसके लिए जो भी आप मिश्रण तैयार करेंगे, अगर आप परंपरागत खेती करते हैं और बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं हुए हैं तो आप गोबर की खाद सड़ी लेंगे एक तिहाई बालू लेंगे और 1 तिहाई आपके पास जो मिट्टी है अपने खेत की जो थोड़ा सा अच्छी फर्टाइल हो, साफ सुथरी हो, बीमारी ना हो, उसको लेंगे। तो गोबर की खाद के साथ ही आप ट्राइकोडर्मा मिला लें ताकि जब बीज जमेगा तो उसके साथ ही ट्राइकोडर्मा का उसका एसोसिएशन या इन्फेक्शन उसमें हो जाएगा, तो उसकी जड़ के साथ वो बढ़वार को भी बढ़ाएगा और भविष्य में होने वाले रोग से बचाएगा, जो उसका असर है सीधे तौर पर यानी शुरुआत से ही रहेगा। और जब हम रोपाई में जाते हैं तो जब रोपाई करते हैं तो वहाँ भी हम कहते हैं कि आप 15 से 20 ग्राम जब आप गोबर की खाद डालेंगे प्रत्येक गड्ढे में पौधे लगाने के से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, तो उसी समय आप ट्राइकोडर्मा का भी प्रयोग उस खाद में कर लें जी। बिल्कुल, ये देखिए कितना महत्वपूर्ण तो इससे क्या होगा कि आपको बीमारी आगे चल के बहुत कम आएगी। तो जब बीमारी कम आएगी तो आपको दवा का प्रयोग कम करना पड़ेगा। और जब अगर बीमारी आ ही गई, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, कोई समस्या आ गई, फिर आपको जाना है प्रबंधन पे, जो है हमने कहा कि आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग कीजिए या रिडोमिल का प्रयोग, उसके बाद के जो विकल्प हैं तब आपको चयन करना होगा। लेकिन शुरुआती अवस्था में देखिए ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल अगर आप कर लेते हैं, गोबर की खाद की अगर बात की जाए, जैसा कि डॉक्टर जयप्रकाश ने कहा, शुरुआत में अगर आप इसको अपना लेते हैं तो आने वाले समय में जो समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं और आपको इसके जरिए और ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। फिलहाल हेलो किसान में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं पपीते की खेती और उसके साथ साथ जैविक खेती के बारे में। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। दिनेश जी फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? पपीता खेती संबंधित कुछ जानकारी लेना है सर। मतलब 2-3 सवाल है जी, पूछ सकते हैं। पहला सवाल है कि जब सर पपीते के पौधे में जब फूल आना शुरू होता है तो बेल वाली सब्जी की तरह होने लगता है फूल जी। दूसरा सवाल ये है कि सर मतलब फल यदि होता है तो विकृत रूप से बढ़वार होता है, टेढ़ा मेढ़ा, लंबा छोटा एक जैसा नहीं होता है जी। और तीसरा सवाल ये है कि सर पूसा द्वारा जो प्रवेश सब ये किट वो सब किस दुकान पे खरीदा जाए? कोई स्पेशल दुकान है क्या सर धनबाद के आसपास में? जी डॉक्टर जयप्रकाश क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? जो पहली समस्या आ रही जो मैंने पीछे भी चर्चा की थी कि उत्तर भारत या ऐसे सारे क्षेत्रों में जहाँ पर तापक्रम में 10 डिग्री से अधिक का दिन और रात का अंतर होता है, वहाँ पर जब भी हम उभयलिंगी किस्में लगाएंगे, जैसे अभी बहुत से लोग ताइवान की किस्में लगाते हैं, अर्का प्रभात है, अर्का सूर्या है, इस तरह की किस्में लगाएंगे या सिंटा है, ऐसी किस्में जब भी लगाएंगे तो ये समस्या आती है जी। अगर यही किस्म अगर आप दक्षिण भारत में करेंगे तो ये समस्या नहीं आती। वहाँ हमेशा जो उभयलिंगी पौधा है उसमें 2 पौधे होते हैं, उभयलिंगी और मादा। तो उभयलिंगी का जो अनुपात है वो 2/3 पौधे उभयलिंगी आपके पास होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। और उसमें जो फूल आएगा वो कभी बिल्कुल सीधा होगा, उसका जो ओबरी होता है जिसको कहते हैं, जो आपने लता की तरह जैसे कुकुरबिट के होते हैं, कुकुरबिट्स में भी जो सेक्स का एक्सप्रेशन होता है अलग होता है, फ्लावर अलग अलग तरीके के आते हैं, बिल्कुल ऐसा पपीते में भी होता है। तो इसीलिए वो कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी टेढ़ा होता है वो। तो उसका तरीका ये है कि जो नाइट्रोजन का लेवल है उसको या यूरिया का प्रयोग जो है थोड़ा कम करें, पोटास का लेवल बेहतर रखें, और जो हमने पीछे चर्चा करी थी कि अन्य हार्मोन का, उसका स्प्रे जो है वो 50 से 100 ppm के बीच में 1 से 30 से 40 दिन के अंतराल पर करें तो ये समस्या खत्म नहीं हो सकती, थोड़ा कम हो जाएगी जी। बिल्कुल। और अगली बात यह है कि जो आप कह रहे थे कि पूसा ड्वार्फ का बीज कहाँ से मिल सकता है। पूसा ड्वार्फ का बीज जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान समस्तीपुर में जो उसका क्षेत्रीय केंद्र है वहाँ से मिल सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय बीज निगम जो है
इसके आउटलेट पे भी कई बार उपलब्ध रहता है, आप अपने क्षेत्र में पता कर सकते हैं। और इस तरह की किस्में लगाएंगे तो थोड़ा पॉलिनेशन की समस्या भी कम हो जाएगी, क्योंकि नर हिस्सा कम होने से ये समस्या बढ़ रही है उभयलिंगी किस्मों में। जी, साथ ही डॉक्टर ए.के. शर्मा, आपसे भी जानकारी हम लेना चाहेंगे। पपीते की आज खासतौर से हम बात कर रहे हैं, कितनी संभावना आपको नज़र आती है अगर हमारे किसान ना सिर्फ पपीता बल्कि अलग अलग फलों की खेती अगर करना चाहें जैविक रूप से? हाँ, देखिए, इसमें एक डॉक्टर जयप्रकाश भी शायद इससे सहमत होंगे जी, कि ये जितने भी पपीते में स्पेशली वायरस का रोग बहुत लगता है। तो एक तो जब पौध तैयार करते हैं तो उस समय जितने भी हमारे फल होते हैं उनको हम एक जो व्हाइट फ्लाई होती है उससे बचाने के लिए वो गैस का जाली का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा ये है कि इन फलों के साथ थोड़ी सी गेंदे की खेती या गेंदा या मैरीगोल्ड जिसको कहते हैं जी, तो गेंदे से कई सारे वायरस लगाने वाले कीट आते नहीं है या वहां पर वो उस पर सेटल हो जाते हैं जी। तो गेंदा एक अतिरिक्त आय भी दे देता है और हमको इन कीटों से बचाता है। और तीसरा, सभी फलों में फल मक्खी के लिए फेरोमोन ट्रैप्स जरूर लगाएं, वो अलग अलग मक्खी का अलग अलग आता है। और तो ये विशेष रूप से 3 सावधानी जरूर रखें सभी फलों में, तो अवश्य अच्छी फल मिलेंगे। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर शर्मा, क्योंकि जो किसान जैविक रूप से खेती करते हैं जाहिर तौर पर मुनाफा तो उनको होता ही है, लेकिन खासतौर से किसानों की समस्या रहती है प्रमाणीकरण को लेकर, उसके लिए कितना बदलाव हम देख पा रहे हैं आप? प्रमाणीकरण में अभी कई सारी राज्य सरकार हैं वो भी काफी आगे आ गई हैं। उन्होंने अपने अपने प्रमाणीकरण एक संस्था अलग से बना दी है जी। और जैसा कि मैं राजस्थान के बारे में आपको बता रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। इन 3 प्रांतों में अपनी अपनी उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की वो प्रमाणीकरण संस्थाएं हैं और वहां पर राज्य सरकार अपनी तरफ से 25 से 50% फीस में सब्सिडी दे रही है जी। तो इसलिए वो जो प्राइवेट जो संस्थाएं हैं उनसे सस्ता भी है और एक सुलभ साधन भी है। स्टेट गवर्नमेंट की कई योजनाओं के साथ आप जैविक प्रमाणीकरण को भी आप सब्सिडी की दर में या सब्सिडाइज रेट में आप उसको करा सकते हैं बड़े आसानी से। और आजकल सारे जो फार्म हैं इन्हीं संस्थाओं के वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं जी। बिल्कुल भाई, वहीं पर भी भर सकते हैं। तो धीरे धीरे सुविधाएं तो बढ़ रही हैं जी। देखिए, सुविधाएं बढ़ रही हैं और रकबा भी जैविक खेती की अगर बात की जाए तो बढ़ता हुआ नजर आता है, जिसके साथ साथ किसानों का जो लाभ है, मुनाफा है, वो भी बढ़ रहा है। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं कुलदीप जी? हेलो कुलदीप जी, आवाज मिल पा रही है आपको? कानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ। नमस्कार जी नमस्कार, सवाल पूछ सकते हैं अपना। सर, मुझे पपीते की खेती करनी है, किस टाइम पौधे लगाने होते हैं? जी, ये आप जानना चाह रहे हैं। चलिए बिल्कुल, किस टाइम पौधे लगाएं और कौन सी उन्नत किस्में में चाहूंगा कुलदीप जी कानपुर में। मैं पपीते की खेती करना चाह रहा हूँ, मैं पहली बार करूंगा जी। और मैं युवा हूँ, मेरी एज है 32 और मैं अपने कानपुर देहात में पपीते खेती किस टाइम पौधे लगाने चाहिए, किस टाइम गड्ढे करने चाहिए, कितनी खाद डालनी चाहिए? जी, सारी जानकारी यानी आपको चाहिए। मैं चाहूंगा डॉक्टर जयप्रकाश आप जानकारी दें। अच्छी बात है कि कुलदीप जी आप युवा हैं और पपीते की खेती करना चाहते हैं अपने क्षेत्र में। बहुत लोकप्रिय पपीते की खेती के लिए आपका क्षेत्र नहीं है, लेकिन पपीते की खेती आपके यहाँ हो सकती है, निश्चित रूप से हो सकती है। करने के लिए आपके पास 2 मौसम है, एक है रोपाई के लिए फरवरी और मार्च का मौसम है जो आगे आएगा, लेकिन उससे पहले आपको एक मौका मिलेगा। 15 सितंबर के बाद जैसे ये मानसून ख़त्म होता है, मानसून वापस जाता है, उसके बाद से लेके आप 15 अक्टूबर के बीच में रोपाई कर सकते हैं जी। अगर आप इस बीच में रोपाई करते हैं तो बीच में आप गेंदा की भी एक फसल ले सकते हैं, जो डॉक्टर शर्मा अभी कह रहे थे। तो वो 2-3 तरीके से मदद करता है, आपको एक अतिरिक्त आय का साधन भी देता है, जाड़े के मौसम में रहता है और दूसरे कीट पतंगे भी उससे आकर्षित होकर आपकी फसल पे दुष्प्रभाव कम से कम करते हैं जी। और इसके लिए आपको अपनी पौध तैयार करनी होगी या फिर आप किसी आसपास की नर्सरी से या पौधशाला से या किसी संस्थान है जो भी कानपुर में है उनसे ले सकते हैं जी। किस्मों की जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ज़्यादा ताइवान की किस्में लोकप्रिय हो रही हैं, तो आप उनका भी चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि उन किस्मों में अच्छी बात यह है कि नर और मादा की समस्या नहीं है।
नहीं तो आप पुरानी किस्मों का भी चुनाव कर सकते हैं। आप नए किसान हैं तो मुझे आपके लिए सलाह ये होगी कि पहले आप 100-200 पौधे लगाएं एक बार में, उससे थोड़ा सा तजुर्बा ले लें, क्योंकि बराबर आपको गाइडेंस के लिए शायद वहाँ कोई आसपास उपलब्ध नहीं होगा। तो उसके आधार पे जो आपका तजुर्बा होगा फिर आप आगे बड़े 1 एकड़ के लिए जाएं या बड़े क्षेत्र के लिए जाएं। जी, और आपको 100-200 पौधे के लिए मुश्किल से आपको 2 से 3 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। वो कहीं से भी ले लें। अगर आपको नहीं मिलता है कहीं आसपास में बीज में, तो हम आपको एक छोटा सा मंत्र बोल रहे हैं, आप बाजार से कहीं भी पतला लंबा वाला फल ले लीजिए, उसको लेने से पहले हिलाकर देख लीजिए कि उसमें अच्छे से बीज हैं कि नहीं। आप उसको फल लेके घर पे खा लीजिए और उसके जो बीज निकलें उनको बालू से रगड़ के अच्छे से साफ कर लीजिए कि ऊपर जो आपको लिसलिसापन होता है, जिसको सर्कोटेस्टाम कहते हैं, वो पूर्ण रूप से हट जाए। उसके बाद आप सीधा आप उसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि चूंकि अगस्त और सितंबर के महीने में सफ़ेद मक्खी है या माहू है जो कि वायरस फैलाते हैं, विषाणु रोग फैलाते हैं और उसका कोई सीधा नियंत्रण नहीं है, उनका अधिक प्रकोप होता है। तो जब भी लगाएं वो थोड़ा सा नेट का एरिया हो, इंसेक्ट प्रूफ नेट आता है जिसमें नेटिंग हो, जिससे मच्छर को रोकने के लिए हम लाते हैं। इसका जरूर करें आप जब भी देखिए शुरुआत के 50 दिन में पौध तैयार हो जाएगी, उसके बाद आप रोपाई हो जाए। चलिए बिल्कुल, तो जाना आपने किस तरीके से देखिए आप पपीते की खेती की शुरुआत कर सकते हैं। आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं पपीते की खेती और साथ ही जैविक खेती के बारे में। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं आंध्र प्रदेश से। पार्वती जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रही हैं? हेलो सर जी, मेरा नाम पार्वती है सर। मैं जानना चाहती हूँ जैविक खेती के बारे में सर। जैसे हम अपने खेत में जैसे हम लोग जैविक खेती जो खाद है उसको हम बीच बीच में जैसे दवाई डालते हैं उस तरह से यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल। डॉक्टर ए.के. शर्मा, क्या जानकारी देना चाहेंगे आप पार्वती जी को? आंध्र प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हैं। बिल्कुल सही बात है। जो हमारी 2 तरह से खाद बनती है। एक तो हमारी गड्ढे में खाद बनती है जिसमें हम गोबर, गौमूत्र और पेड़ पौधों के पत्ते और जो फसल अवशेष है उनको मिला के गड्ढे में, उसमें 3 महीने में खाद बनती है जी। दूसरी खाद बनती है हमारी वर्मी कंपोस्ट, जो केंचुए के द्वारा, अर्थवर्म के द्वारा होती है। तो जो हमने गड्ढे की खाद बनाई है उसको तो भूमि की तैयारी जिस समय करते हैं फसल से पहले, उस समय ही देना ज्यादा उचित रहता है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट में क्योंकि वो पोषक तत्वों की उपलब्धता बहुत आसान रहती है, इसलिए आप जब फसल लगने के बाद उसकी पहली निराई गुड़ाई करते हैं, पहली बार खरपतवार हटाने का काम करते हैं,
उस समय भी आप वर्मी कंपोस्ट की आधी मात्रा डाल सकते हैं और वो उसको पौधे को उपलब्ध हो जाएगी जी। तो हम जो गड्ढे की खाद है वो पहले डालें और वर्मी कंपोस्ट को हम जब पहली निराई गुड़ाई करते हैं 30-35 दिन पे उस समय डालें तो निश्चित रूप से आपको अच्छा फायदा होगा और कम खाद में आपका ज्यादा लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, कम खाद में ज़्यादा लाभ। और साथ ही साथ डॉक्टर शर्मा, अगर देखा जाए किसानों की आमदनी को दोगुना करने की जो लगातार कोशिशें चल रही हैं उसमें जैविक खेती कितना महत्वपूर्ण विकल्प आपको नजर आती है? हाँ, इसमें ऐसा है जो अभी तक हमारे जितने भी रासायनिक उर्वरक हैं या केमिकल और भी जो पेस्टिसाइड वगैरह जितनी भी चीजें हैं उस पर लगभग 30% का किसान का खर्चा होता है, कुल खर्चे का। जी। उस खर्चे को तो हम आसानी से बचा सकते हैं। और दूसरी चीज जो उसके पास जो गोबर की उपलब्धता है, फसल अवशेष की उपलब्धता है, जिनको फसल अवशेष को कुछ किसान जला देते हैं जी। या आसपास बहुत सारे पेड़ होते हैं जिनकी पत्तियां झड़ती रहती हैं, गाय भैंस का गोमूत्र होता है, ये सब चीजें वो व्यर्थ जाती हैं। उनसे उसने उपयोग करके और अपना बहुत अच्छा एक सिस्टम बना लिया, भूमि की उर्वरता बढ़ गई तो भूमि की जो प्रति इकाई जो उसकी जो उपज है वो बढ़ेगी जी। और उपज बढ़ने से एक तो उसकी लागत पहले कम हो गई केमिकल घटाने से जी। और इधर उसकी उपज बढ़ गई। और तीसरा ये है कि अगर किसान थोड़ा सा प्रयास करता है, मैं ये नहीं कहता कि सबको मिल जाता है जी, लेकिन किसान अगर थोड़ा सा प्रयास करता है, सफाई करके और अपनी ब्रांडिंग करके सेल करता है तो जैविक का 10 से 15-20% तक लाभ भी ज्यादा मिलता है, मतलब कीमत भी ज्यादा मिल जाती है, लेकिन उसके लिए प्रयास अलग से करने पड़ते हैं। जी बिल्कुल। तो 3 तरह से आपकी किसान की आय जो है वो हल्की हल्की बढ़ती है। और एक चौथा कारण और है इसमें, वो ये है कि अगर आप पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं करेंगे, आप पेस्टिसाइड का यूज नहीं करेंगे तो किसानों के घर में जो स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्चा है वो भी बहुत कम हो जाता है, जो कि हमारी एक तरह से बचत है या आप समझ लीजिए आय में बढ़ोतरी है। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर शर्मा, अगर बात की जाए सरकार की तरफ से अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, उनका किस तरीके से लाभ किसानों को मिल सकता है? इसमें मुख्य रूप से एक तो परंपरागत कृषि विकास योजना है जिसमें किसान को 3 साल में विभिन्न माध्यमों से, मतलब कभी खाद, कभी कोई स्प्रेयर या कुछ सर्टिफिकेशन, इस तरह से किसान को 3 साल में लगभग 40,000 रुपए दिया जाता है जी। एक तो वो योजना है, लेकिन उसमें ग्रुप होता है 20 से 50 किसानों का, वो एक योजना है। लेकिन अभी जो ज्यादातर जैविक खेती की योजना है वो या तो मसालों के लिए है जी, मसाले जैसे हमारा जीरा है, सौंफ है, धनिया है, हल्दी है, इनके लिए है, या उद्यान विभाग की जो जितनी योजनाएं होती हैं फल लगाने की, फल और सब्जी वाली जी, उसमें काफी सारी योजनाएं हैं जिनमें फल और सब्जियों को जैविक बनाने के लिए सरकार जो है वो विभिन्न स्कीमों के तहत जो है उसमें वो सब्सिडी देती है या अनुदान देती है या कुछ और सहायता देती है, बिकवाने में सहायता देती है। एक अभी कई राज्य सरकारों ने योजना चालू करी है कि जो बेचने के लिए वो जगह जगह अपनी जो मंडियां हैं वहां पर जैविक के लिए अलग से प्लेटफार्म या अलग से दुकानें बना रहे हैं जी, ताकि किसान आके वहां बेच सके। भारत सरकार का भी एक जैविक भारत पोर्टल है, वहां पर भी अपना किसान रजिस्ट्रेशन करा के अपना माल जो है वो पूरे देश में भेज सकता है। जी, यानी अब किसानों को जो बाजार की चिंता सताती थी वो भी काफी हद तक कम हो सकेगी। फिलहाल डॉक्टर ए.के. शर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद जी। तो डॉक्टर शर्मा हमें यहाँ बता रहे थे क्या स्थिति है जैविक खेती की और कैसे लगातार सरकार इसको प्रोत्साहित कर रही है। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ जी जी, सवाल पूछ सकते हैं इंदर जी आप अपना। हाँ जी, मुकुल शर्मा जी नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं इंदर सिंह जाजौन उज्जैन एमपी से बोल रहा हूँ, महाकाल की नगरी के पास रतना मताना गाँव है जी। इंदर सिंह जादौन मध्य प्रदेश। मेरा सवाल ये है कि आजकल देसी पपीता की वैरायटी बिल्कुल नहीं दिखती है, सारी ताइवान और रेड लेडी क्या दिखती है, तो देसी पपीते की कुछ वैरायटी बताइए आप, वो लगाना हमें। हाँ, निश्चित रूप से चूंकि सभी को आय चाहिए और बाजार में जिस तरह के फल की मांग हुई तो उत्पादक और बीज उत्पादन करने वाले सारे उसी दिशा में मुड़ गए जी। देसी पपीता आपको मिल सकता है अगर आप पूसा ड्वार्फ लगाएं। जैसे इंदौर में हमारा एक
क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर पूसा नन्हा का बीज मिल जाता है, या जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय बीज निगम से अगर आपको पूसा ड्वार्फ या पूसा नन्हा के पौधे मिल सकते हैं या के बीज मिल जाएंगे, उससे आप पौधे कर सकते हैं, तो वो उनका टेस्ट आपको देसी जैसा लगेगा। या इसी में अगर आप सिंटा एक वैरायटी थी जो फिलीपींस के एक सरकारी संस्थान से हिंदुस्तान में आई थी, अगर वो मिल जाए तो उसको भी खाएंगे तो आपको देसी का टेस्ट लगेगा। देसी का मतलब ज़्यादातर लोगों ने समझा कि जो पीले गूदे वाली किस्में होती हैं वो आजकल ज़्यादातर लाल गूदे की पसंद है, और लाल गूदे में फल की जो सेल्फ लाइफ होती, पकने के बाद की जो होती वो अच्छी होती है, इस वजह से ज़्यादा लोकप्रिय हो गई। वो फिलहाल किसानों के पास मौजूद हैं, जिनका चयन मौजूद है, लेकिन बाजार में उनकी मांग कम हो गई थी, इसलिए वो थोड़ा किनारे में हो गए थे। लेकिन इस बात का भी देखिए आपको ख्याल रखना होगा, बाजार की मांग के अनुरूप अगर आप खेती करेंगे तो और ज़्यादा लाभ आपको मिल सकेगा। फिलहाल डॉक्टर जयप्रकाश, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो जाना आज आपने न सिर्फ जैविक खेती बल्कि इसके साथ ही पपीते की खेती, उसकी रोपाई के बारे में भी। अब चलिए हमारे जो कल के विषय रहेंगे उसके बारे में भी आपको हम जानकारी दे देते हैं। कल बात होगी बागानों की वैज्ञानिक विधि से लगाने की और किसान की उपज का मूल्य संवर्धन किस तरीके से देखिए और ज़्यादा लाभ जो है किसानों को मिल सकता है। अपना सवाल या सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो मेल आईडी नोट कर सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। अब बारी है डीडी किसान कॉल सेंटर की। जी हाँ, ये नंबर आप सभी को याद है, याद नहीं है तो एक बार फिर से नोट कर लीजिए। नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हुई हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें, आप हेलो किसान को अब डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है इसको आप स्कैन कर सकते हैं और फिर आप ये सारी जानकारी यूट्यूब के माध्यम से देख सकेंगे कहीं भी कभी भी। तो फिलहाल के लिए आज हेलो किसान में बस इतना ही। नई जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। गर्भावस्था के दौरान और गर्भावस्था के उपरांत कैसे करें अपने शिशु की देखभाल, विश्व स्तनपान सप्ताह पर एक खास कार्यक्रम। सुरक्षित प्रसव और स्तनपान है जरूरी, ना समझे मजबूरी, एक जागरूकता। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे डीडी किसान पर। प्रकृति उत्सव की इस यात्रा में इस बार हम आपको लिए चलते हैं दक्षिण भारत के उन इलाकों में जहां परंपराएं निभाना कितना सहज, सरल और सरस है। जीवन में उल्लास भर देने वाली परंपराएं। आज हम इसे देखते हैं होसगुंधा के आईने से। बरसात में दुधारू पशुओं की कैसे करें सुरक्षा। बरसात में जब पशुओं को हो संक्रमणों का खतरा, कैसे रखें ख्याल, कौन सी बरतें सावधानियां। जानिए देश के मशहूर विशेषज्ञ से। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-1130 और 1800-113061। कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक में 8 अगस्त रविवार शाम 6:30 बजे। हमारे साथ मौजूद है प्रतिमा भौमिक जी, जो कि त्रिपुरा वेस्ट की लोकसभा सांसद है। उस छोटे से एक गांव है, उसका गांव का नाम बरनारायण है। मेरे गांव और बांग्लादेश का डिफरेंस 300 मीटर का है।
संपूर्ण किसान थे। गांव में छोटा जो किसान होता है ना, उसमें संपूर्ण किसान थे हम लोग। तब देखते थे जो भी किसी का प्रॉब्लम होते थे तो हमारे परिवार के पास आते थे। देखिए मेरे साथ नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। बड़ी बहन के पीछे लड़का पड़ी रहा, कत्ल कर दिया मालिक लोग ने उसका। रत्तो, ये दिलेर और रत्तो वहीं पर है ना? अरे इधर कहाँ होंगे? वो तो वहीं थे ना तेरे पास। उधर नहीं है। अरे उधर नहीं है तो कहाँ गए? पता नहीं 3 दिन से कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। मुझे पता है कहाँ है वो। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।